Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the types of dengue fever. So let's move to the whiteboard. तो पहले प्रीवियस लेक्चर के हवाले से जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसका क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं. सो वी वर डिस्कसिंग द डेंगू फीवर. इसके वाले से हमने क्या इन्फॉर्मेशन जो प्रीवियस लेक्चर में हासिल की थी. एक तो ये दिस इज़ अ वायरल इन्फेक्शन. ये एक वायरल इन्फेक्शन है, नंबर 1. नंबर 2, the virus responsible for the infection of dengue fever is the Aedes aegypti. So as it is a scientific name, so we have to underline it because it is handwritten now. और तीसरा पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, हमने ये भी बात की थी कि इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक पाकिस्तान के भी वहाँ पर जो रीजन्स हैं वो इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आते हैं. इसी तरह से स्टूडेंट्स, नंबर 4 हमने डिस्कस किया था कि इट हैज़ गॉट 4 टाइप्स. इट हैज़ गॉट, और अगर एक टाइप से इन्फेक्शन हो जाता है तो उस जिस भी टाइप से इन्फेक्शन होगा सो उससे लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलेगी. सो इट प्रोवाइड्स a lifetime immunity. Against the virus टाइप. जो भी टाइप जिसने भी इन्फेक्ट किया उस सिर्फ उस टाइप के ख़िलाफ़ जो है वो लाइफ टाइम इम्यूनिटी हासिल होगी, बाकी 3 टाइप्स के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी नहीं होगी. सो उसमें दोबारा से डेंगू फीवर होने का ख़तरा मौजूद होता है. नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस दैट अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 50 मिलियन infections of dengue every year. हर साल तकरीबन 50 मिलियन जो लोग हैं वो डेंगू इन्फेक्शन से सफ़र करते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डियर स्टूडेंट्स, व्हेन इट एंटर्स अ ह्यूमन इट अटैक्स the human WBCs वाइट ब्लड सेल्स को अटैक करती है. और केस ऑफ स्वेरिटी इन स्वेयर इन्फेक्शन, जी स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब स्वेयर इन्फेक्शन हो जाए तो ऐसी कंडीशन के अंदर इन स्वेयर इन्फेक्शन यानी कि डेंगू इन्फेक्शन जब स्वेरिटी अख्तियार कर जाए तो उसमें फिर 2 ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे इफ़ेक्ट होते हैं. नंबर 1 द लिवर एंड नंबर 2 देयर वाज बोन मैरो. सो बोन मैरो का तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि इन द बोन्स देयर इज़ अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द स्पॉन्जी बोन. जो हमारी स्पॉन्जी बोन होती है उसके अंदर ये मटेरियल मौजूद होता है. सो दिस इज़ द बोन मैरो. और बोन मैरो के अंदर मौजूद हैं द स्टेम सेल्स. और इन स्टेम सेल से बनते हैं हमारी ब्लड सेल्स. उनके तीनों टाइप्स मीन RBCs इससे बनेंगे, प्लस इट विल आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ WBCs, and these stem cells are also responsible for the formation of platelets. तो
जब बोन मैरो इफेक्ट होगी डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स ये भी इफेक्ट होंगे. नाउ द प्लेटलेट्स लेवल फॉल्स डाउन बिलो नॉर्मल लेवल, और उससे क्या होगा, इट स्टार्ट्स प्लेटिंग. तो हमारे जो नेचुरल ऑरिफिसेस हैं वहाँ से नोज, ईयर, लाइक दिस नेचुरल ऑरिफिसेस फ्रॉम द माउथ ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है. तो ये हमने बात की थी. इसके अलावा इनके कुछ जनरलाइज जो सिम्टम्स थे उसमें हमने बात की थी कि इट इंक्लूड्स फीवर, हाई फीवर, नॉट ओनली फीवर, हाई फीवर. इसी तरह से इट ऑल्सो includes the severe headache, शदीद सर में दर्द होता है. इसी तरह से there is pain behind the eyes, behind the eyes, clear स्टूडेंट्स. और इसी तरह से एक और हमने बात की थी कि the pain in muscles as well as the joints. और इसके साथ एक और सिम्टम भी था, that was rashes. So dear student, that was the basic overview regarding the previous topic जो हमने पढ़ा. ये मैंने इसलिए रिवाइज करवाया क्योंकि ये important informations हैं and they are the part of our curriculum, so we should have to be know about them. अब हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट. यहाँ पर इनकी कुछ मॉर्फोलॉजी है, उसको स्टडी कर लेते हैं पहले. सो हेयर वी गो. यहाँ पर देख सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली द डेंगी मॉस्किटो. इसे हम कहते हैं, ये वो मॉस्किटो है जो कि डेंगू वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दिस इज़ एडल्ट एडीज़. यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर ये वाइट स्ट्रिप्स मौजूद हैं. वैसे ये ब्लैक कलर का है और इसके ऊपर ये इसकी पूरी बॉडी के ऊपर यहाँ पर भी देख सकते हैं, डोमेन के ऊपर भी, और इसके अलावा जो इसके ये लिम्स हैं यानी इसकी जो देयर आर वाइट स्ट्रिप्स. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहचान इसकी ये होती है दैट इट कंसिस्ट ऑफ वाइट स्ट्रिप्स एंड ब्लैक body. So she is the Aedes aegypti. When she lays the eggs, ये यहाँ पर जब अंडे देगी, so ये इस तरह के इसके elongated eggs होते हैं like this. ब्लैक कलर के ये eggs होंगे इस तरह से elongated as you can see in the figure. So these are the eggs. और egg से फिर आगे ट्रांसफॉर्मेशन होगी इनटू लार्वा और फिर लार्वा से देन देयर इज प्यूपा. और डियर स्टूडेंट्स ये वाली सिचुएशन आपने पहले पढ़ी हुई होगी, नहीं मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ. यहाँ से एग्स से लेकर पहले लार्वा, फिर प्यूपा और फिर प्यूपा के बाद दोबारा से एडल्ट बन जाना. ये इनके अंदर कुछ लाइफ साइकिल के अंदर इनके कुछ चेंजेस आती हैं. और बेसिकली अगर हम एनिमल्स की कैटेगराइजेशन करें तो मॉस्किटोज दे आर इंसेक्ट्स, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट्स. और इनके अंदर एक प्रोसेस होता है उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. यस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ प्रोसेस which occurs in the life cycle of the insects. Meta means change and morph को याद होगा, आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर. यहाँ पर हम स्ट्रक्चर यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है उसकी बात करें. मेटामॉर्फो एंड सिस मीन्स अ प्रोसेस. सो मेटामॉर्फोसिस डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एग्स है दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लार्वा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन एग. एग से क्या बनना है? लार्वा. लार्वा जो है ये मूवेबल है, इट इज मोटाइल, ये हरकत कर सकता है. और लार्वा फिर आगे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इनटू अनदर फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज प्यूपा. जो प्यूपा होता है डियर स्टूडेंट दैट इज motionless. It is
मोशनलेस मीन्स कि इसके अंदर कोई हरकत नहीं होती, और फिर प्यूपा से बनता है एडल्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये एडल्ट है, ये लार्वा है और ये प्यूपा। इन तीनों की शक्लें डिफरेंट हैं। सो दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस, कि तीनों स्टेजेस के अंदर जो इनकी शेप्स होती हैं, जो स्ट्रक्चर होता है इस ऑर्गेनिज्म का, इंसेक्ट्स का, वो डिफरेंट होता है। इस वजह से इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और आपको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन देता चलो कि मेटामॉर्फोसिस होती है जिस टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स, यानी कि इसमें एंडोक्राइन सिस्टम हमारा इन्वॉल्व होता है, इसके साथ साथ हमारा नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है इन द केस ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स। और स्टूडेंट्स, ये मेटामॉर्फोसिस हमारे अंदर भी होती है। ह्यूमंस होते हैं व्हेन दे आर इन द वोम ऑफ द मदर, तो उनकी जो फिंगर होती हैं so let's suppose this is our hand, so when the baby is in the womb of the mother, so he or she has the interdigital web, तो यहाँ पर वेब्स मौजूद होते हैं, स्किन मौजूद होती है इनके फिंगर्स के दरमियान में। लेकिन जब बच्चा डिलीवर होता है तो तब उसके अंदर ये जो उनसे वेब्स हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। सो दैट अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, आप बात करते हैं इसकी टाइप्स के हवाले से, इसकी मॉर्फोलॉजी को हमने स्टडी कर लिया। नाउ द टाइप्स ऑफ द डेंगू फीवर, ये इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज MCQs। सो there are two types of dengue fever. The first type is called as dengue hemorrhagic fever, or it is also called as DHF. Clear dear students? या फिर इसकी जो दूसरी टाइप है, पहले उसको भी मैं मार्क कर लूँ, that is called as dengue shock syndrome. ये दो टाइप्स। So sir, dengue fever, it converts into dengue hemorrhagic fever और the dengue shock syndrome, जिसको हम DSS भी बोलते हैं और dengue hemorrhagic fever को DHF भी बोलते हैं। So let's have a look on the dengue hemorrhagic fever. So dengue hemorrhagic fever results in bleeding, low levels of blood platelets. इसमें platelets का लेवल काफ़ी कम हो जाता है। साथ में प्लेटलेट्स का लेवल जैसे कम होगा, मैंने आपको बताया था कि उससे क्या स्टार्ट हो जाएगी, जो नेचुरल ऑरिफिसेस है वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड द ब्लड प्लाज्मा लीकेज, तो इससे जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है वो लीक कर हमारे टिश्यूज़ में जाना शुरू हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। सो इट ऑल्सो लीड्स टू द स्वेलिंग। तो जब भी ब्लड प्लाज्मा लीक होगा और वो टिश्यूज़ में जाएगा, टिश्यूज़ के अंदर एक्यूमुलेट होने के बाद इट फॉर्म्स द स्वेलिंग। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं उसको डेंगू शॉक सिंड्रोम। इन DSS द ब्लड प्रेशर फॉल्स डेंजरसली लो, इसमें ब्लड प्रेशर जो है वो क्रिटिकल तक जो है वो नीचे डाउन हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है डियर स्टूडेंट्स के इसे कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। शॉक यहाँ पर है बेसिकली, दिस इज एक्चुअली द हाइपोवॉलेमिक शॉक। ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाने की वजह से जो पेशेंट है उसको शॉक हो सकता है, इसे हम हाइपोवॉलेमिक शॉक कहते हैं। और इसमें ब्लड का वॉल्यूम कम होने से इट ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, और जब ब्लड प्रेशर जब कम होता है तो उस वक्त इंसान जो है वो बेहोश हो जाता है। उसकी रीज़न कि ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से द सप्लाई टू द ब्रेन, जो सबसे सेंसिटिव एरिया हमारी बॉडी का ब्रेन, और दूसरा हार्ट। स्टूडेंट्स, ये ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के विच कैन लीस्ट withstand, they can least withstand the deficiency of oxygen. ये ऑक्सीजन की कमी को सबसे कम टॉलरेट करते हैं, मतलब इनके अंदर बर्दाश्त की ज़्यादा ताकत नहीं है। देयर इज़ नो वैक्सीन ट्रीटमेंट फॉर डेंगू फीवर एट प्रेजेंट। फिलहाल तो उसका कोई यानी कि वैक्सीनेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है।
The only method of controlling dengue virus transmission is to check the spread of Aedes mosquito. कि इसके फैलाव को रोका जा सकता है, किस तरीके से फैल रहा है, चीज़ों से बचा जा सकता है, अदरवाइज फिलहाल इसकी जो वैक्सीनेशन है वो अवेलेबल नहीं है. So Aedes aegypti breeds primarily in containers used for water storage. आमतौर पर ऐसे कंटेनर्स, ऐसे बर्तन जिसमें पानी जो है वो स्टोर किया जाता है, ये उनके अंदर अपने अंडे जो है वो देती है. डिस्कार्डेड प्लास्टिक कंटेनर्स, जो ऐसे प्लास्टिक कंटेनर्स जो हम फेंक चुके होते हैं छतों के ऊपर ख़ासतौर पर, या अपने स्टोर रूम्स के अंदर या बालकनीज के अंदर. इस तरह यूज्ड ऑटोमोबाइल टायर्स, आपने देखा होगा जो यूज्ड ऑटोमोबाइल टायर्स हैं वो ऐसे पड़े रहते हैं, बारिश होती है तो उसमें पानी जमा हो जाता है, तो वहाँ पर भी that is also the residence of these mosquitoes. And other items that collect the rain water, वो गमले भी हो सकते हैं. और इसके अलावा छत के ऊपर अगर वो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो छत के ऊपर भी पानी जो है वो स्टे कर सकता है, वो ड्रेन नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में भी छत के ऊपर या फिर गमलों के अंदर या फिर रेस्टोरेंट्स, ये ऐसी स्पेसिस में जहाँ पर भी नमी मौजूद होगी, जहाँ पर भी थोड़ा सा पानी मौजूद होगा, ये वहाँ पर आ सकते हैं और वहाँ पर अपने अंडे देकर और अपने अगली नस्ल को ट्रांसमिट करवा सकते हैं. द मॉस्किटोज कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड इम्प्रूव्ड वाटर स्टोरेज प्रैक्टिसेस. कि अगर हम जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसको निकाल फेंकें, घर के अंदर किसी भी तरह का कोई फजूल चीज़ या कोई कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए. और इसके अलावा द स्टूडेंट्स ये भी पॉसिबल है वाटर स्टोरेज जो प्रैक्टिसेस हैं उसको बेहतर बनाएं. मतलब कि अगर आपने वाटर स्टोर करना है तो प्रॉपरली ऊपर से उसको ढका होना चाहिए, जो भी कंटेनर होगा ओपन नहीं छोड़ना चाहिए. इस तरह से स्टूडेंट्स स्मॉल फिश एंड क्रस्टेशियंस आल्सो हैज बीन यूज्ड फॉर किलिंग द लार्वे ऑफ मॉस्किटो. स्मॉल फिश मतलब कि जो छोटी मछलियाँ होती हैं अगर उन पानी के अंदर छोड़ दी जाएँ, या जो क्रस्टेशियंस जो लाइक द क्रैब्स और इस तरह के जो छोटे मोटे ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो ये भी उनके जो लार्वा होते हैं उनको खा जाते हैं, इससे बचत हो सकती है, जो उनको किल कर जाते हैं. इसी तरह से डिस्ट्रोस इंसेक्टिसाइड स्प्रेस, इंसेक्टिसाइड स्प्रे ऐसे स्प्रे को कहा जाता है जो इंसेक्ट को किल करते हैं. और मैंने आपको जैसा कि यहाँ पर भी बताया था कि दीज आर द इंसेक्ट्स, मॉस्किटोस होते हैं, दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट्स. तो इंसेक्टिसाइड स्प्रेज हैव नॉट प्रूव्ड एफिशिएंट इन किलिंग द मॉस्किटोस. उनमें देखा गया कि इनके ऊपर सही तरह से ये वाले मॉस्किटोस जो है उनके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होते, बिकॉज स्प्रे डज नॉट पेनिट्रेट ऑल हैबिटेट्स ऑफ एडल्ट मॉस्किटोस. जितने भी एडल्ट मॉस्किटोस होते हैं उनके हैबिटेट्स होते हैं, हैबिटेट कहते हैं डियर स्टूडेंट्स रहने की जगह, रिहाइश, वहाँ पर तो स्प्रे नहीं पहुँच पाते. ज़्यादा जगहों पे तो पहुँच जाएंगे लेकिन कुछ जगह फिर भी बचेंगी, तो वहाँ पर ये रहेंगे और वहाँ पर इनके जो लार्वा हैं वो ग्रो करेंगे, फिर लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होंगे, प्यूपा फिर उसके बाद एडल्ट्स में कन्वर्ट होंगे. सो दिस इज़ हाउ देयर पॉपुलेशन कुड बी इंक्रीज्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि डेंगू की दो टाइप्स हैं, DHF एंड DSS, मीन्स डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम. ये दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है और होपफुली आपको इनके दरमियान डिफरेंस भी क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.